हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे 22 मई के करंट अफेयर्स डिटेल्स फॉर्म में। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं और स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस भी मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और डेली वीडियोस देखिए जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आपका टारगेट एसबीआई क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए हो तो भी आप इस टेलीग्राम लिंक पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन था? तो ये मुझे कमेंट में आपको आंसर बताना है। कल का हमारा क्वेश्चन था कि 1 रुपए के नोट पे कौन साइन करता है, तो उसका आंसर होगा फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। और इसका आंसर सही दिया था शिवम शर्मा ने कमेंट्स में कल। तो बाकी के जो भी डिनोमिनेशन है, जो भी हमारी करेंसी है इंडिया की, उस पर साइन करते हैं आरबीआई गवर्नर, और 1 रुपए के नोट पे करते हैं कौन? हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर तो ये है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड दैट ऑल प्रीपेड पेमेंट्स दैट इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज पीपीआईज और मोबाइल वॉलेट्स दैट आर फुली केवाईसी कंप्लायंट इज टू बी मेड इंटरपोलेबल बाय विच डेट। तो ये जो पीपीआई होती है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इनको केवाईसी, मतलब इनकी केवाईसी होनी है 100% आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी अब डेट बढ़ा के क्या कर दी गई है? सो द आंसर इज डी, दैट इज 31 मार्च 2022 तक इनको छूट दे दी गई है कि आप अपनी केवाईसी मतलब आराम से अभी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कंपलसरी मैंडेटरी हो जाएगा। अब ये पीपीआईज क्या होती हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा होगा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि आपने सुना होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और ये गूगल पे वगैरह जो वॉलेट्स होते हैं ये सब, और गिफ्ट कार्ड, ये तीनों, मतलब ये जो भी मैंने नाम बोले हैं, डेबिट कार्ड नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड जिसमें हम पहले ऑलरेडी पैसा मतलब रख सकते हैं, ये सब होते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। और ये 3 तरीके के होते हैं, दैट इज क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और ओपन एंडेड। ये 3 तरीके के होते हैं, आपको याद रखना है। क्लोज्ड पीपीआई, सेमी क्लोज पीपीआई और ओपन एंडेड पीपीआई। अब जो गिफ्ट कार्ड है वो है क्लोज पीपीआई, मतलब कि उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। या तो मैंने गिफ्ट कार्ड किसी आपको दिया और वो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस उससे आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। उसको आपको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे यूज़ ही लेना पड़ेगा, उससे आप कुछ खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कैश विड्रॉल नहीं होगा। सेकंड थिंग आती है सेमी क्लोज्ड पीपीआई। तो ये जो हमारे गूगल पे वॉलेट होते हैं, फ़ोन पे वॉलेट होते हैं, ये होते हैं सेमी क्लोज्ड पीपीआई। इसका इसका मतलब ये है, मतलब इसमें क्या होता है कि आप इसमें से विड्रॉल नहीं कर सकते, कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, बाकी आप इसमें से ट्रांसफर्स वगैरह कर सकते हैं। थर्ड आता है ओपन एंडेड पीपीआई। तो ओपन एंडेड पीपीआई होती है क्रेडिट कार्ड्स, मतलब कि आप इसमें कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और ये सारे मतलब ये आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनकी केवाईसी वगैरह होती है। अब ये जो रिसेंटली जो न्यूज़ आई है आरबीआई की तरफ से, इसमें ये कहा है कि जो वॉलेट्स, मोबाइल वॉलेट्स होंगे, तो इसमें आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं 2,000 रुपये तक का एट वन टाइम। और ओवरऑल ओवरऑल जो लिमिट होने वाली है वो होने वाली है 10,000 पर मंथ पर पीपीआई। तो जैसा अगर मेरे पास गूगल पे है तो मैं महीने में गूगल पे से 10,000 रुपये ही निकाल सकता हूँ इन कैश, और एक एट ए टाइम मैं 2,000 रुपये निकाल सकता हूँ। और वॉलेट की लिमिट भी बढ़ा के 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये था हमारा कंप्लीटली केवाईसी कंप्लाइंट पीपीआईज वगैरह के बारे में। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं डेली ऐसी डिटेल्स में पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो अब आरबीआई की बात की जाए, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके प्रोविजंस के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के प्रोविजंस के तहत। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत कांता दास, और डिप्टी गवर्नर आपको याद रखना है जो कि 4 हैं अब, जिसमें से टी रविशंकर जी को अभी हाल ही में ही नियुक्त किया गया था। बाकी 3 कौन हैं? एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑन बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवातमल, महाराष्ट्र।
तो ये यवतमल महाराष्ट्र में बैंक है, बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक। तो इस पे आरबीआई ने कितने की पेनल्टी लगाई है, कितने अमाउंट की? सो द आंसर इज डी, दैट इज आरबीआई ने इस पे 5 लाख की पेनल्टी लगाई है। अब ये पेनल्टी क्यों लगाई है? क्योंकि ये आरबीआई के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो नॉर्म्स दिए गए हैं तो उनको फॉलो नहीं कर पाई। कौन कौन से हैं? आईआरएसी, केवाईसी और फ्रॉड्स वाले क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग के। आईआरएसी की फुल फॉर्म है इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। केवाईसी है नो योर कस्टमर। तो ये आपको याद रखना है, केवाईसी की फुल फॉर्म और आईआरएसी की फुल फॉर्म। और ये कौन से प्रोविजंस के तहत लगाई गई है? ये लिख रहा है आपको सेक्शन 47A(1)(c) रीड विद सेक्शन 46(4)(1) एंड सेक्शन 56 अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये याद रखना है, पेनल्टीज वगैरह अलग अलग बैंक पे काफ़ी सारी पे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे, मतलब ये हाल ही में काफ़ी बैंकों पे लगाई गई है। तो आपको याद रखना है 5 लाख किस पे है? बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पे 5 लाख रुपए की पेनल्टी है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? यवतमल महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख ऑन प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बैंक। तो प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बैंक पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई द्वारा। ये कहाँ पे स्थित है? सो द आंसर इज डी, दैट इज उड़ीसा। इसका आंसर उड़ीसा नहीं होगा, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ए कर लेना, इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। ये गलत हो गया है ऑप्शंस में। एक्चुअली पूरे दिन मतलब ये काफ़ी मेहनत के बाद बनती है पीपीटी, तो 2-4 इसमें मतलब ऑप्शंस वगैरह में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि कॉपी पेस्टिंग में हो जाती है, तो इसको थोड़ा अदरवाइज मत लेना। बाकी इसका आंसर है महाराष्ट्र। और ये क्यों लगाई गई है पेनल्टी? तो ये लगाई गई है फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शंस अंडर द सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क को इसके वायलेशन करा इसने, मतलब इसको फॉलो नहीं करा, तो इसके लिए इसको 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। कौन सी बैंक पे ये लगाई गई है? प्रियदर्शनी महिला नागरी सहकारी बैंक। कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। डी को सही कर लेना, ए कर लेना, मैं पीडीएफ में करके दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफर अ सरप्लस ऑफ रुपीज हाउ मच अमाउंट टू गवर्नमेंट फॉर द 9 month अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम जुलाई 2020 टू मार्च 2021। तो आरबीआई गवर्नमेंट को कितना सरप्लस ट्रांसफर करने वाली है? सो द आंसर इज सी, दैट इज 99,122 करोड़। तो अब सरप्लस क्या होता है? तो आरबीआई के पास जितनी भी मतलब इनपुट हुई पैसे का, मतलब जो भी उसके पास पैसा आया और जो भी उसने पैसे दिए, तो अगर पैसा ज़्यादा आया और पैसे कम दिए आरबीआई ने, तो वो होगा सरप्लस। आरबीआई के पास सरप्लस बच जाता है। तो ये हर साल मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई गवर्नमेंट को देता है सरप्लस, जिससे कि फिर गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है अलग अलग, मतलब बजट में जो भी एलोकेशंस होते हैं, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो उसको गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। तो इस बार का कितना रहा ये? 99,122 करोड़ रुपीज़। और आपको ये मतलब इसमें भी देखना है आपको जुलाई से मार्च 2021। तो इस बार 9 month का अकाउंटिंग पीरियड क्यों रहा? तो ये इसलिए रहा क्योंकि आरबीआई का जो अब तक अकाउंटिंग पीरियड चलता था, मतलब पिछले साल तक 2020 तक, वो चलता था जुलाई से जुलाई, यानी कि 1 जुलाई से 31 जून तक चला करता था आरबीआई का अकाउंटिंग पीरियड। ये थोड़े डिफरेंट न्यूज़ है, तो ये हो सकता है पूछ लें ऐसा भी कि पहले अकाउंटिंग पीरियड क्या होता था आरबीआई का। तो आपको याद रखना है 1 जुलाई से 31 जून रहा करता था पहले आरबीआई का अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन अब आरबीआई इसको फाइनेंशियल ईयर के साथ ही चलाने वाली है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलेगा अब से, ये इस साल से, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का अब की बार सरप्लस जाने वाला है, अगले साल जो आएगा। और इसी के साथ आरबीआई ने डिसाइड किया है कंटिजेंसी रिस्क बफर एट 5.5% ऑफ बैलेंस शीट। तो कंटिजेंसी रिस्क बफर है क्या? तो ये है कि मतलब इमरजेंसी में जो भी कल को कुछ भी आपदा हो जाती है, कुछ भी हो जाता है मतलब बैंक के साथ, तो वो एक सेफ्टी के लिए एक कंटिजेंसी रिस्क बफर रखती है, मतलब कुछ फंड अपने पास से मतलब सेफ रखती है जिसको वो इमरजेंसी में यूज़ कर सके। कंटिजेंसी का मतलब है इमरजेंसी रिस्क बफर। और ये डिसीजन जो लिया गया, ये लिया गया 589th मीटिंग हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर शक्तिकांता दास। तो ये भी याद रखना है 589th मीटिंग में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स दैट इज सीबीआईसी हैज नोटिफाइड द कस्टम्स import of goods at concessional rate of duty amendment rules 2021। this amendment is done in which of the previous year rules। तो ये अमेंडमेंट जो 2021 लाया गया है, ये पहले कौन से ईयर को चेंज करके लाया गया है, मतलब लास्ट रूल किस ईयर के अकॉर्डिंग चलता था? सो द आंसर इज
सी दैट इज 2017। तो एक मिनट ये देख लीजिए आप, इसमें अब ये अमेंडमेंट रूल कर दिए हैं 2021 और पहले चलते थे 2017 वाले ये, ठीक है। अब ये नए रूल्स में क्या लाया गया है, जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उनको जॉब वर्क पे बाहर भेजा जा सकता है। मतलब जॉब वर्क का मतलब हो गया कुछ भी रिपेयरिंग वगैरह किसी भी इम्पोर्टेड गुड की है तो उनको अब बाहर भेजा जा सकता है। और इसमें से क्या एक्सक्लूड किया गया है, तो इसमें से एक्सक्लूड किए गए हैं गोल्ड, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। मतलब ये इसलिए ये किस में से करे गए हैं, IGCR 2017, मतलब ये वाली फैसिलिटी इनको नहीं मिलेगी। और इसमें आपको बस ये याद रखना है, बाकी इसमें कंसेशन के बारे में बात की गई है। मतलब इंपोर्ट जिससे इंपोर्टर मतलब जो MSME एक्सपोर्टर्स हैं और इंपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा छूट मिल सके, तो इसमें उनको MSME के लिए बूस्ट करने के लिए ये सब किया गया है। और CBIC के आपको चेयरमैन याद रखने हैं, M अजीत कुमार, और हेडक्वार्टर है CBIC का न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर्ड विद हाइपरवर्ज टू ऑफर टैक्स सॉल्यूशंस फॉर ऑनलाइन कस्टमर्स? सो द आंसर इज बी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप करी है तो उसके ऑनलाइन कस्टमर्स के लिए टैक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। अब ये मतलब इसमें क्या किया गया है, तो हाल ही में SBI ने एक फुल पावर योनो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। मतलब एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है योनो प्लेटफॉर्म पे, जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है SBI का। तो इसमें क्या है कि वो इंस्टेंटली अकाउंट खोलेंगे और इसमें वीडियो KYC होगी। तो ये जो वीडियो KYC संभालेगा, मतलब ये कौन संभालेगा, ये संभालेगा हाइपरवर्ज संभालने वाला है। ये एक टैक्स सॉल्यूशन है, मतलब है ना। तो ये 100% रहेगी RBI की अकॉर्डेंस में। और ये कौन संभालने वाला है आपसे, हाइपरवर्ज, किसके लिए, SBI के लिए काम करेगा। हाइपरवर्ज का हेडक्वार्टर आप याद रख लेना, कैलिफोर्निया US में है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में, और इसके को फाउंडर CEO हैं केदार कुलकर्णी। स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा। और यहाँ के इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन क्रिएटेड सोशल जस्टिस अवार्ड नेम्ड आफ्टर विच बास्केटबॉल प्लेयर? तो एक सोशल जस्टिस अवार्ड मतलब क्रिएट किया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने, तो ये किस बास्केटबॉल प्लेयर के नाम पर किया गया है? सो द आंसर इज ए, दैट इज करीम अब्दुल जब्बार। करीम अब्दुल जब्बार। तो ये इसके नाम, करीम के नाम पे ये सोशल जस्टिस अवार्ड लाई है एक NBA, दैट इज नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। और आपको ये भी याद रखना है, ये चारों जो मैंने ऑप्शंस में डाले हैं ये चारों ही फेमस, काफ़ी अच्छे टॉप 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, और ये चारों ही US से बिलोंग करते हैं। NBA की बात करें तो NBA के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, जो कि कमिश्नर है मतलब वहाँ के अभी, तो वो हैं एडम सिल्वर। और NBA का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BEML फॉर्मरली नोन एज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड लॉन्च द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट दैट इज MK2 MME MK2 फॉर द, मतलब ये किसके लिए बनाया गया है, ये जो आप इमेज में देख रहे होंगे ये एक इक्विपमेंट बनाया गया है, तो मतलब ये किसके लिए बनाया गया है? इंडियन नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, या फिर दोनों के लिए, A और C के लिए? सो द आंसर इज C, इंडियन आर्मी। तो ये देख सकते हैं आप, ये बनाया गया है, मतलब ये फर्स्ट प्रोटोटाइप है, मतलब प्रोटोटाइप मतलब एक पहले एक सैंपल के तौर में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है इंडियन आर्मी के लिए। और ये भी याद रखना है आपको, ये किसने डेवलप करा है, तो ये करा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स। और ये किसके अंडर, ये एक लैब है किसकी, DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स, इसने ये डेवलप किया है। BEML के चेयरमैन और MD हैं MV राजाशेखर, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द समिट ऑन फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज 2021 हेल्ड एट पेरिस फ्रांस? सो द आंसर इज A, दैट इज V मुरलीधरन, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और और इसके यूनियन मिनिस्टर हैं S जयशंकर, दैट इज सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये एक अफ्रीकन, अभी अफ्रीका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी डाउन जा रही है, तो इसके लिए एक समिट की गई थी, तो इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करा V मुरलीधरन ने। और इसमें इंडिया ने मतलब काफ़ी बात करी है, मतलब कैसे वो अफ्रीका की इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है, तो इस चीज़ पे समिट हुई थी।
और ये कहाँ पे की गई, कहाँ पे हेल्ड हुई, ये पेरिस फ्रांस में हेल्ड हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, पेरिस फ्रांस में ये वाली हुई थी, फाइनेंशियल ऑन अफ्रीकन इकोनॉमीज 2021 समिट। ठीक है। एस जयशंकर आपको पता ही है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं MEA के। और नरेंद्र मोदी तो आपको पता ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी। और स्मृति ईरानी जी की बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर दैट इज सिमोर्ग, नेम्ड आफ्टर अ mythical phoenix like bird? So the answer is B, that is ईरान। तो ईरान ने एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, इसका नाम है सिमोर्ग। और ये एक फिनिक्स लाइक बर्ड, मतलब उसके बर्ड के नाम पे नाम रखा गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया के पास अब टॉप 100 में से, मतलब टॉप जो 100 वर्ल्ड के कंप्यूटर्स हैं उसमें से इंडिया के पास 2 कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर। पहला है परम सिद्धि और दूसरा है प्रत्युष। ईरान की कैपिटल आपको याद रखनी है तेहरान, वहाँ की करेंसी है रियाल, प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल कादेमी, मुस्तफ़ा अल कादेमी। इराक की कैपिटल आपको याद रखनी है बगदाद है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, मून जे इन। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं चुंग साई क्यूं। इराक के इंडिया के कैपिटल आपको पता ही है, और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, और कैपिटल दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज साइंड a memorandum of understanding with the National Health Authority for the implementation of Ayushman Bharat PMJAY scheme, that is AB PMJAY, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, इन स्टेट अलॉन्ग विद हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इनमें से किस स्टेट ने MOU साइन किया है NHA इम्प्लीमेंट करने के लिए, आयुष्मान भारत के लिए? सो द आंसर इज सी, दैट इज तेलंगाना। तो तेलंगाना और हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ का, मतलब जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है तेलंगाना का, तो उन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन करा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। और ये वही, मतलब हमारी हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड कर सके हम, जो भी मतलब हमारी हेल्थ के लिए सुविधाएं हैं, जो भी आजकल कोविड से रिलेटेड सिचुएशन है, तो उसके लिए किया गया है। तेलंगाना की कैपिटल आपको याद रखनी है हैदराबाद है। गवर्नर वहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर है वहाँ के चंद्रशेखर राव। और झारखंड की कैपिटल आपको याद रखनी है रांची, वहाँ के CM है हेमंत सोरेन, और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। तेलंगाना की कैपिटल है, एक मिनट, तेलंगाना की कैपिटल थोड़ी सी मिस हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला तो वहाँ की कैपिटल होगी सर्दियों में, और शिमला होगी गर्मियों में। तेलंगाना की कैपिटल कर लेना नोट, अमरावती। और हिमाचल के CM हैं जयराम ठाकुर, और वहाँ के गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय, ये याद रखना है आपको। और बाकी आप तेलंगाना के CM और गवर्नर मेरे को एक बार कमेंट में बताना, थोड़ा सा भी मेरे को मिस हो रहा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दैट इज AGEL एग्रीड टू एक्वायर हाउ मच परसेंट स्टेक ऑफ SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड एट एन एंटरप्राइज वैल्यूएशन ऑफ $3.5 बिलियन। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसको हम AGEL के नाम से बोलते हैं, इसने कितने परसेंट का स्टेक लेने की, मतलब एक्वायर करा है किसमें? SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड में। सो द आंसर इज B, दैट इज 100%। तो AGEL SB एनर्जी होल्डिंग्स को 100% एक्वायर कर लेगा, कितने में? $3.5 बिलियन में। और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट एक्विजिशन होगा हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया के अंदर। SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड की कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 2011 में। और इसके रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और CEO हैं शिगेकी मिवा। और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में, और इसके MD CEO हैं विनीत S जैन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन इम्यूनोलॉजिस्ट हु हैज बीन इलेक्टेड टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस? तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में किस इंडियन ओरिजिन को इलेक्ट किया गया है?
सो द आंसर इज डी, दैट इज शंकर घोष। शंकर घोष क्या हैं? इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं, और इनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के में इलेक्ट किया गया है। और ये सिल्वरस्टीन है, मतलब सिल्वरस्टीन मतलब कि कोई राइटर वगैरह जो पोइट्स वगैरह होते हैं इनको बोलते हैं। और ये हट फैमिली प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एट वेगलॉस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के चेयरमैन है, डिपार्टमेंट के चेयर है, मतलब हेड है वहाँ के, और प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी के। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन डिसेंट टू विन अ वर्ल्ड टाइटल इन द मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट आफ्टर बीटिंग ब्रैंडन वेरा एट द हैवी वेट चैंपियन इन वन चैंपियनशिप। तो वन चैंपियनशिप हुई थी अभी, तो इसमें इंडिया डिसेंट मतलब जो इंडिया से थे, तो कौन जीता है इसको? सो द आंसर इज सी, दैट इज अर्जन सिंह भुल्लर। तो अर्जन सिंह भुल्लर MMA जीते हैं, किसको हरा के? ब्रैंडन वेरा को। ये भी याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, पहली बार हुआ है ये, और वन चैंपियनशिप में हुआ था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मेंस हॉकी टीम गोलकीपर री-इलेक्टेड एज FIH एथलीट्स कमेटी मेंबर। तो किसको री-इलेक्ट कर दिया गया है हॉकी टीम मेंबर को, गोलकीपर को, FIH एथलीट्स कमेटी मेंबर के तौर पे? सो द आंसर इज ए, दैट इज श्रीजेश परतु। और FIH की बात करें तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की, तो इसके CEO हैं थियरी व्हील, इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बात्रा, और इसका हेडक्वार्टर है लुज़र्ने, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2021 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस डेट को मनाया गया? सो द आंसर इज सी, दैट इज 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया। और इसका थीम था मेजरमेंट फॉर हेल्थ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2021 ऑब्जर्व्ड? सो द आंसर इज डी, दैट इज 21 मई। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया? 21 मई को। और ये हर साल 21 मई को ही मनाया जाता है। किसकी डेथ एनिवर्सरी पर? तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जो राजीव गांधी, जिनकी बहुत यंग मतलब मृत्यु हो गई थी, और ये अब तक इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, तो ये कब मनाया जाता है? सो द आंसर इज डी, दैट इज 21 मई। तो ये भी वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाया गया? 21 मई को। तो अब चलते हैं ओबिचुरीज की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम JK दत्त जी की। तो ये हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड थे, और डायरेक्टर जनरल थे NSG के, और इन्होंने 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे तो उसमें हेड करा था कमांडो फोर्स को। JK दत्त जी की इनकी मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट है हमारे OP भारद्वाज जी, जो द्रोणाचार्य अवार्डी थे बॉक्सिंग कोच में। सो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कुछ नया ऐड करना है, या फिर बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड कुछ भी आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर ऐड करूँगा। और अभी थोड़ा सा मतलब मैं वीडियोस वगैरह मतलब अभी नया डालने लगा हूँ, तो जो भी मिस्टेक्स वगैरह हुए उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना अभी शुरू में। बाकी मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हम यहाँ पे, तो आप रोज़ फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और मैं आपके लिए जल्दी अप्रैल मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा मंथली कंपाइलेशन लाने वाला हूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ये भी बताना कि आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव। धन्यवाद।